Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. Student, as you know that we have started our chapter 3rd of civics, the constitutional design. ठीक है और in the previous video we had studied about the process of making of the constitution. Why do we need a constitution? Constitution होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, हमारे देश का अपना संविधान कैसे बना, क्या उसके प्रोसेस थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया. We had discussed that what is the need of constitution, what are the challenges we had faced while making the constitution. हमने ये भी पढ़ा. देश का संविधान बनाते समय हमने क्या क्या challenges झेले ये भी हम पढ़ चुके हैं. What we are going to discuss today, we'll know about what is Constituent Assembly and what was its role. आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि Constituent Assembly क्या है और इसका रोल क्या था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ Constituent Assembly. Constituent Assembly होती क्या है? It is a body. Constituent Assembly is a body that made our constitution. ये एक ऐसे बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है जिसने हमारे देश का संविधान बनाया. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हु वर द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डिड दे मेड इट. ठीक है, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कौन थे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वही मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहे. ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जुलाई 1946, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946. इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was the body of elected representatives of the provincial legislative assembly of that time. यानी उस समय की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे चुने हुए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. उन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी. बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग द राइट टू वोट, so that as I have told you in the last video that Britishers has allowed us to handle the state और provincial legislative assembly. हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें अलाउ कर दिया था कि आप अपना स्टेट लेवल का या फिर प्रोविंशियल लेवल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसको आप हैंडल कर लीजिए. ठीक है, तो उस समय वी आर नॉट हैविंग द वोटिंग राइट टू वोट. हमें वोटिंग का राइट तो नहीं था, लेकिन हमसे ये ब्रिटिशर्स ने जब कहा कि आप प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन करा लीजिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस की तरह काम करता है. द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली choose to few of the members among them and send them to form the constituent assembly. इसी असेंबली के मेंबर्स में से कुछ ने अपने ही बीच में से कुछ ऐसे जो तेज़ एक्टिव मेंबर्स थे उनको चुना और उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया. उनको बोला कि आप लोग मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू करे, फ्रेमिंग का काम. यानी दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन हैड बीन डन इन जुलाई 1946. इनका सिलेक्शन कैसे किया गया? 1946 में. and they had their first meeting in December 1946. और इन मेंबर्स ने अपनी पहली मीटिंग कब की थी? 1946 में. and from that day the constituent assembly started to make the constitution. अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 46 की मैं बात कर रही हूँ. इसके एक साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो मेंबर्स मिलकर के जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे देश का संविधान कैसा बनेगा, कैसा होगा, इसके बारे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट है पार्टीशन, डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 299 मेंबर्स रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम अब ऐसे समझते हैं. इन दिसंबर 1946 की अगर हम बात करते हैं, वाइल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्टार्टेड, इस समय तक हमारे देश के संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया था. एंड देयर वाज
नो डिवीज़न ऑफ आवर कंट्री। इस समय तक 46 तक तो हमारे देश का बंटवारा हुआ नहीं था, भारत पाकिस्तान सब एक थे। सॉरी। So that there were 389 members of the Constituent Assembly before partition. अगर हम बात करें 46 की, तो उस समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। क्यों? क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। बट दोज मेंबर हु वेर इलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तानी प्रोविंशियल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेर नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन वो मेंबर जो कि पाकिस्तानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए थे, पार्टीशन होने के बाद वो मेंबर जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग कर दिए गए, क्योंकि अब तो वो पाकिस्तान में सेपरेशन हो चुका था, चले गए थे, तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट क्यों लेंगे, क्यों बनाएंगे भारत के लिए संविधान। तो आफ्टर पार्टीशन देयर वाज द डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड there were now 299 members of the Constituent Assembly after partition who made the Indian Constitution. और इस तरीके से आज़ादी के पहले 46 में जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे पार्टीशन के पहले, अब वो घट करके कितने हो गए? 299 मेंबर्स हो गए। और इन 299 मेंबर्स ने मिलकर के हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की जाने लगी। नेक्स्ट है एडॉप्शन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग टाइम डिबेट एंड डिस्कशन दे प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं था बनाना, इतनी डिवर्सिटी थी, इतने चैलेंजेस थे, उनको झेलते हुए बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन हुए, हर स्थिति परिस्थिति पर विचार हुआ, डिबेट डिस्कशन हुआ लोगों के बीच में, तब जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन बना। दे स्टार्टेड टू मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिसंबर 1946 एंड फाइनली इट वाज कंप्लीटेड इन, आप देख लीजिए डेट, 26 नवंबर 1949। 46 से हमारे देश के संविधान के निर्माण का प्रोसेस शुरू हुआ था। पार्टीशन के बाद स्थितियाँ बदली, दिसंबर 1949 में हमारे देश का संविधान बनके फाइनली तैयार हुआ। बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड व्हेन, संविधान तो बन गया 1949 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 26 जनवरी 1950 एंड दैट डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। आप सोचोगे कि नवंबर का संविधान बना हुआ जनवरी में क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मुझे डेट तो नहीं याद है, बस 26 जैन याद है कि मोतीलाल नेहरू जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल करके देश को आज़ाद करने की आज़ादी की एक डेट रख दी थी कि 26 जनवरी को हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। 1946 में या 45 में, नॉट एग्जैक्टली आई रिमेंबर द डेट ईयर, लेकिन डेट का कंफर्मेशन है कि वो 26 जनवरी की डेट थी। अब चूँकि हम 26 जनवरी तक आज़ाद नहीं हो पाए थे उस समय तक, उस साल हम और कुछ सालों बाद आज़ाद हुए, लेकिन उस 26 जनवरी की डेट का सिग्निफिकेंस, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको महत्व देने के लिए संविधान को ही लॉन्च किया गया, संविधान को ही हमारे डिक्लेरेशन किया गया 26 जनवरी को। ठीक है, मतलब उस दिन का महत्व को याद रखने के लिए। ठीक है, and the day is celebrated as the Republic Day. फिर है exceptions of constitution। अब सवाल ये उठता है, the thing is that why do we all accept such an old constitution? It has some reasons। सवाल ये उठता है ना मन में कि हम इतने पुराने संविधान को क्यों एक्सेप्ट आज भी कर रहे हैं, आज तक इतने 50, 60, 70 साल हो गए आज़ादी को, उसके बाद भी हम इस संविधान को अपनाए हुए हैं, क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न है, द फर्स्ट वन, इट्स लेजिटिमेसी। ठीक है, देर आर सो मेनी कंट्रीज हु रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद दैट, बट the Indian constitution is accepted by all the social, religious, class or political groups of the country. It shows that the legitimacy or value of the Indian constitution.
दुनिया के अगर बाकी देशों का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान को कई बार उसमें अमेंडमेंट किया, कई बार दोबारा संविधान लिखा गया, है ना, क्लैश हुआ, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन भारत का संविधान जो था, इसमें सबको सोशल, रिलीजियस, कोई क्लास और किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, सबको एक्सेप्टेबल है ये आज तक, इसकी लेजिटिमेसी बनी हुई है इसीलिए। और भारत का संविधान सबके द्वारा एक्सेप्ट आज भी किया जाता है क्योंकि इसमें सबको ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब बिकॉज द मेंबर ऑफ द असेंबली were chosen fairly by different provincial or state legislative assembly. It needs a fair geographical representation. Our constitution have the provision for all the section of the society and there is no discrimination. देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन का मतलब क्या है कि भारत के हर राज्य, हर प्रांत का रोल रहा। ठीक है, सबके मेंबर मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, इसीलिए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी अगर बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा संविधान परफेक्ट है। भारत के हर प्रांत की ज़रूरतों को वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रखा और उसका ध्यान भी रखा गया। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। फिर लास्ट पॉइंट है प्रोसेस बाय विच इट वाज मेड, ड्राफ्टिंग, डिलीट्स, अमेंडमेंट्स एंड रेशनल्स। इसका मतलब ये है दैट ये डिलीट्स जो लिखा है बेटा, यहाँ पे डिबेट्स होगा, सॉरी, वी हैव मेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इसके चेयरमैन कौन थे? द ड्राफ्टिंग कमिटीज चेयरमैन वाज B.R. अम्बेडकर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम बात करते हैं अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज। बड़े ही जाने माने संविधान के जानकार थे। अम्बेडकर जी ने क्या किया, पूरा एक ड्राफ्ट, एक खाका तैयार किया संविधान का हमारे देश के लिए। और ये जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, ये कैसे एक्सपीरियंस लेते हुए अदर कंट्रीज़ का, है ना, ही एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ आर पास्ट, एंड दिस ड्राफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड एज इट वाज। हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था अम्बेडकर जी ने, वो हमारे अपने खुद के इतिहास को ध्यान में रखते हुए या फिर अदर कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया था, लेकिन फिर भी उसको भी ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया उस ड्राफ्ट को। देयर वॉज द डिबेट एंड डिस्कशन टिल 144 डेज, 144 दिन तक, है ना, उस ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। सेवरल अमेंडमेंट्स हैड बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे उसमें सुधार किए गए। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑल द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड दीज आर रेशनल मीन्स प्रूव्ड और लॉजिक। हमारे देश का संविधान जो ड्राफ्ट तैयार किया अम्बेडकर जी ने, उस पर लंबा डिबेट डिस्कशन चला काफ़ी दिनों तक। उसमें कई सुधार किए गए, कई अमेंडमेंट्स किए गए और उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी इस प्रोविज़न, ऐसे प्रोविज़न रखे गए जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई के बारे में सोचा जा सके और हर चीज़ को लॉजिकली प्रूव किया गया। रेशनल थी सारी चीज़ें, तार्किक थी। ठीक है, तो these are the that's why our constitution has acceptance till today। इसलिए हमने कहा ना कि क्यों आज भी हम अपने संविधान को मानते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ है ना, एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों आज हम इतने वर्षों बाद भी अपने संविधान को स्वीकार किए हुए हैं, जबकि बाकी देश, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में अनगिनत बार संशोधन किया, अनगिनत बार उसको चेंज किया। तो यही रीज़न थे। अच्छा, एक बात यहाँ पे अगर बता दूँ, ड्राफ्ट, आप में से कई बच्चे सोचेंगे ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट आप कह सकते हो किसी चीज़ का एक कच्चा चिट्ठा तैयार करना, है ना, उसका एक भूमिका बना लेना, एक प्रोफार्मा जैसा तैयार कर लेना। और ये ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया था? प्रिपेयर्ड बाय अम्बेडकर
आप अच्छे से जानते हो दैट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. ठीक है, सॉरी, फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In this way, today we have discussed that what is Constituent Assembly, how did it framed our Constitution, and why our Constitution is having the value, or we can say accepted by the everyone till today. आज भी हमारे देश में लोग संविधान को स्वीकार करते हैं इतने वर्षों बाद भी. आज भी वो एक्सेप्टेबल है, उसकी वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस आज भी है, लोग महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं. तो यही सारे रीज़न हैं. आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगले वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक लेके आऊँगी, क्या गाइडिंग वैल्यूज़ थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के. ठीक है, तो टिल देन stay connected, keep learning, and please like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So thank you for today. Jai Hind. Goodbye.